गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो, वेलकम, नमस्कार। इसके पहले मैं शुरू करूं, मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं फॉर लविंग माय लास्ट एपिसोड ऑन चिम्पिफिकेशन। मैं इसी तरह के सब्जेक्ट्स आपके सामने लाता रहूंगा। मेरा पर्पज़ ये है कि लाइफ के वो कॉन्सेप्ट्स जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और जो नॉर्मली हमें कोई बताता नहीं है, जो कहीं छुपे रहते हैं लेकिन वो हमारी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उस तरह के कॉन्सेप्ट्स मैं सिंपल करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। यही हमारा प्रयास है। आज मैं एक ऐसे ही सब्जेक्ट पे बात करने जा रहा हूं जो यूं कि सुनने में तो लगता है कि कुछ गॉसिपी सा है, सेंसेशनल सा लगता है, लेकिन एक्चुअली ये आपकी ज़िंदगी को, आपके बच्चों की ज़िंदगी को, हमारे पूरे समाज को, हमारे पूरे सिविलाइजेशन को बहुत ही पॉजिटिव या नेगेटिव तरह से इम्पैक्ट करता है, लेकिन आजकल कुछ नेगेटिव तरीके से। आपने देखा होगा कि बात बात पे महीने में 1 या 2 बार बॉलीवुड मेन स्ट्रीम मीडिया में कंट्रोवर्सी में फंसा रहता है। या तो ये क्राइम की वजह से, कभी इल्लीगल एक्टिविटीज़ की वजह से, कभी नारकोटिक्स की वजह से, कभी सेक्सुअल कॉन्स्पिरेसीज़ की वजह से, या किसी ना किसी ऐसी कंट्रोवर्सी में फंसा रहता है जिसको कि एक कल्चरल वॉर या कल्चरल कंट्रोवर्सी कहा जा सकता है। और इस पे आरोप लगता रहता है कि ये भारत के सिविलाइजेशन या भारत का जो मेन स्ट्रीम कल्चर है उसको डिस्ट्रॉय करना या उसको गलत तरह से पेश करना, इस तरह की कई कंट्रोवर्सीज में फंसा रहता है। आपने ये भी देखा होगा कि बॉलीवुड अक्सर जो आउटरेजियस सोशल मीडिया है उसमें आउटरेज का शिकार बना रहता है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। मैंने सारी दुनिया घूमी है और विश्व की जितनी भी अच्छी इंपॉर्टेंट फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे लोगों से, उनके समाज से, उनके इंटेलेक्चुअल से बातें की हैं। अमेरिका अगर आप जाएं तो आपको रेयरली कोई ऐसा मिलेगा जो ये बोले कि जो हॉलीवुड है उसने वहाँ के समाज को करप्ट कर दिया, या वहाँ के लोग जो हैं वो क्राइम में फंसे हैं, या वो देश के दुश्मनों के साथ काम कर रहे हैं, या वो लोग इलीगल मनी लेके इलीगल तरीके से फिल्में बना रहे हैं। बल्कि अमेरिका में तो सब लोग ये बोलते हैं कि अमेरिका एक्चुअली ग्रेट कंट्री नहीं है, पर अमेरिका इज़ अ ग्रेट कंट्री। ये प्रोपेगेंडा पूरी तरह से हॉलीवुड ने एक सॉफ्ट पावर की तरह से क्रिएट किया है। यही बात आप अगर फ्रांस में जाएं तो वहाँ फ्रेंच सिनेमा के बारे में लोग बोलेंगे। अगर आप जर्मनी जाएं, इटली जाएं, या इवन पोलैंड में गया था 1-2 साल पहले, तो वहाँ भी पॉलिश सिनेमा को लेके लोग अक्सर यही बातें करते थे कि उसने जो होलोकॉस्ट है वो दुनिया तक होलोकॉस्ट से किस तरह से ह्यूमन राइट्स का खंडन हुआ, इस बात को सारी दुनिया के सामने लेके आया। और एक्चुअली पोलिश लोग ये बिलीव करते हैं कि उनका जो सिनेमा है उसने ह्यूमैनिटी की आग को जला के रखा है, और ये इसका ग्लोबली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी फिल्म इंडस्ट्री आज जो मॉडर्न ज़माना है, ग्लोबलाइज ज़माने में, एक देश की सॉफ्ट आर्मी है। ये एक आर्मी बन के दुनिया पे फतेह कर सकती है अगर इसको सॉफ्ट पावर की तरह से यूज़ किया जाए। लेकिन बॉलीवुड पे ये आरोप हमेशा लगाया जाता है कि ये जो है देश की छवि दुनिया में जाके खराब करती है। तो आज मैं आपसे यही डिस्कस करूंगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा ये कहा जाता है कि सिनेमा जो है वो एक समाज का आईना होता है। तो अगर ये सारे आरोप बॉलीवुड पे लगते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं हमारा समाज ही ऐसा हो गया है, हमारा समाज ही कहीं क्राइम, इमोरलिटी, अनएथिकल प्रैक्टिसेस इससे ग्रस्त हो गया है? इसमें कोई शक नहीं, हमारा समाज बहुत करप्ट है। लेकिन क्या हमारे समाज का जो मिडिल क्लास जो पैसे देके फिल्में देखता है, क्या वो क्रिमिनल है? शायद नहीं। छोटी मोटी ब्राइब्स देने की बात अलग है, कुछ छोटे मोटे काम कराने के लिए करप्शन का इस्तेमाल करना अलग बात है, लेकिन आम तौर पे भारत का जो समाज है, जो फैमिलीज़ हैं, वो आज भी मूलतः ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करती हैं और क्राइम में, इल्लीगल चीज़ों में
फंसती नहीं है। तो फिर क्या कारण है कि ये बॉलीवुड पे ये आरोप लगता है? मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं खुद इसको लेके बहुत चिंतित था, क्योंकि जिस इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हुआ हूं उस इंडस्ट्री पे इतने बड़े इल्ज़ाम लगें और जहां जाएं वहां पे शर्मिंदा होना पड़े, तो उसे समझने की बहुत आवश्यकता है। आप पहले तो ये समझिए कि ये आखिर बॉलीवुड है क्या। इसको कहते हैं इंडस्ट्री है, पर क्या कोई इंडस्ट्री है? क्या कोई वर्कशॉप या बड़ी सी एक मिल है जहाँ पे कि ताला लगा हुआ है और जिस सुबह चाबी खुलती है और सब लोग काम करने जाते हैं? क्या ये कोई गवर्नमेंट है या कोई ये कॉरपोरेशन है जिसका कोई एक सीईओ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो ये एक तरह का बहुत बड़ा मॉल है जहाँ पे हर व्यक्ति अपनी अपनी दुकान लगा के बैठा है। कोई अपना टैलेंट बेच रहा है, कोई कहानी बेच रहा है, कोई गाने बेच रहा है, कोई एक्टिंग बेच रहा है, कोई कोरियोग्राफी बेच रहा है। सब अपना अपना जो टैलेंट है, जो हुनर है, उसे बेच रहा है। उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो इन लोगों से की चीज़ें लेके उसको फिर एक प्रोडक्ट का अंजाम देते हैं। सब कुछ सही चलना चाहिए क्योंकि तो फ्री विल और मेरिट की दुकान है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि सडनली एक बहुत बड़ा माफिया या 2-3 माफिया आके इसको कंट्रोल कर लेते हैं, दादागिरी से, गुंडागर्दी से, हर तरह के इलीगल कनेक्शन से इसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, और अब इस मॉल में वही बिकता है या वही लोग बेच सकते हैं या वही लोग दुकान बना सकते हैं जो कि ये माफिया चाहता है। तो माफिया क्या होता है? माफिया वो होता है जिसके छोटे छोटे बहुत सारे गैंग्स हैं। एक माफिया होता है, एक कार्टेल होता है। तो क्या बॉलीवुड भी इसी तरह का कोई माफिया बन गया है? मुझे बहुत ही अपने छाती पे हाथ रख के आपसे कहना पड़ रहा है कि इसका जवाब है हाँ। और ये जानने के लिए मैंने कोलैबोरेट किया। हमारी आई एम बुद्धा फाउंडेशन है जो कि रिसर्च करती है हमेशा इंडिक वैल्यूज़ को आगे बढ़ाने के लिए। हमने कोलैबोरेट किया ट्रू बियॉन्ड न्यूज़ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसमें कई प्रोफेसर भी हैं, जिसमें फिल्म मेकर्स भी हैं और कई इस तरह के लाइक माइंडेड लोग हैं जो कि जनरली सोसाइटी और सिविलाइजेशन पे काम करते हैं। और कई सारे हंड्रेड्स ऑफ लोगों के साथ इनने, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह हैं, उन लोगों को पिछले एक लंबे वक्त से सर्वे किया, उनसे सवाल पूछे, उनकी बातें सुनी, और उसके बाद जो कंक्लूजन सामने आए वो मैं आज आपके सामने पेश करने वाला हूं। जी हाँ, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द 10 डेडली गैंग्स ऑफ बॉलीवुड। पर इसके पहले मैं आपको इन सारी गैंग्स के नाम बताऊं। आपने गॉडफादर भी देखी होगी, कई सारी आपने माफिया मूवीज़ देखी होंगी। माफिया का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। आप सबसे पहले आउटसाइडर होते हैं। आपको कई साल के यत्न के बाद प्रूव करना पड़ता है कि आप लॉयलिस्ट हैं और आप उनके लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं, और आप उन्हीं की तरह के इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। कुछ एक मर्डर कर दीजिए, कुछ एक डाके डाल दीजिए, एक्सटॉर्शन करिए, और बहुत लॉयल्टी प्रूव करेंगे तभी आपको एंट्री मिलती है। और एक बार एंट्री मिल जाए तो उसकी हायरार्की कुछ यूँ होती है। जैसे सबसे पहले होते हैं एसोसिएट्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मेड मैन। मेड मैन मतलब नाउ यू आर मेड। देन यू हैव सोल्जर्स, देन यू हैव कापो रेजिम्स, देन यू हैव अंडर बॉस, देन यू हैव कॉन्सिलियरे, एंड देन यू हैव द बॉस, द रियल, एंड देन यू हैव डॉन। और जो कई सारी गैंग्स होती हैं, इनके जो बॉसेस होते हैं वो जब आपस में बैठते हैं तो उसको कहते हैं कार्टेल। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट गैंग जो है बॉलीवुड की, एज पर आवर सर्वे, दिस इज, मैंने नाम हम लोगों ने खुद दिए हैं, आई वुड लाइक टू कॉल इट द डी गैंग। डी गैंग का मतलब ये है कि वो जो पैसे लगाता है, और सिर्फ पैसे एक आध फिल्मों में नहीं लगाता है, जो बहुत सारी फिल्मों में पैसे लगाता है और वो अपने टर्म्स डिक्टेट करता है। अगर आप फिल्मों की हिस्ट्री देखें तो ये पैसे लगाने का जो पूरा जो चलन है, ये भारत में अक्सर इलीगल और ब्लैक मनी जो है वो सिनेमा में लगाई जाती रही है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन चालू हुआ पंजाब में, तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिशरीज थे
उनके पास बहुत सारी ब्लैक मनी थी, तो वो लोग फिल्मों में लगाते थे। आप देखिए उस वक्त की जो फिल्में वो जनरली खेत खलिहानों से जुड़ी रही हैं। ऐसा नहीं कि भारत में सिर्फ पंजाब में ही खेती होती है, लेकिन भारत की जब भी खेत और गांव दिखाते हैं तो आज तक भारत की फिल्मों में पंजाब के ही खेत दिखाए जाते हैं, क्योंकि तब से वो ट्रेंड बन गया। वो पंजाबी लोग थे, पंजाबी से मेरा मतलब पंजाब से जो आते थे, और वो अपना ब्लैक मनी इसमें इन्वेस्ट किया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे अर्बनाइजेशन चालू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ, और जो भारत में लाइसेंस राज के जो बेनिफिशरीज थे, उस वक्त की सरकार लाइसेंस दे के इंडस्ट्री खोलने का वो देती थी, और उसमें जो ब्लैक मनी से लोगों ने काफ़ी पैसा कमाया, ब्लैक मार्केटिंग से, होर्डिंग से, और छोटी मोटी मिल वालों ने, उन लोगों ने अपना पैसा फिल्म इंडस्ट्री में लगाना चालू किया। तीसरा फेज़ आया जबकि स्मगलर लोगों का ज़माना था। हाजी मस्तान जैसे बड़े बड़े स्मगलर्स थे, नारंग, उन लोगों ने अपना जो पैसा था, जो फ्लो, एक्स्ट्रा ओवरफ्लो ऑफ मनी था, वो उन्होंने बॉलीवुड में लगाना चालू किया। और उस वक्त की आप फिल्में देखें, वो सारी स्मगलर्स को ग्लोरीफाई करती थी। और उसके बाद एक ट्रेंड चालू हुआ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काफ़ी फली फूली, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बढ़ा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ब्लैक का पैसा था, क्योंकि लोग जब बेचते थे तो 50, 60, 70% तक ब्लैक में पैसा लेते थे। वो पैसा जाएगा कहाँ? और ये कोई बहुत एजुकेटेड लोग नहीं थे, ये टोपीबाजी से इनके बिजनेस चालू हो गए थे। तो इन लोगों ने अपना पैसा लगाना चालू किया उसी वक्त की। और इसमें कई डायमंड मर्चेंट्स भी आए, कॉटन कॉस्ट्यूम गारमेंट इंडस्ट्री के लोग भी आए, लेकिन प्राइमरीली ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोग थे। इसके बाद बम्बई को एक तरह का माफिया ने टेक ओवर कर लिया, जिसको दाऊद गैंग के नाम से जानते हैं। और उस वक्त बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए, और इनका काफ़ी बहुत बड़ा इन लोगों का इन्फ्लुएंस था। इनने पैसा लगाना चालू किया, डी गैंग ने। आज की तारीख में इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एक्चुअली तो ये इनका पैसा नहीं है, लेकिन अभी भी इनका इन्फ्लुएंस जो है स्टार्स पे, प्रोड्यूसर्स पे, डायरेक्टर्स पे एक लेवल पे चलता रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन पे। और आज की तारीख में अगर आप देखें तो तरह तरह का इलीगल पैसा जो है वो आता तो है, लेकिन एक स्टूडियो सिस्टम भी आ गया है जो कि इस पे प्राइमरीली हॉलीवुड बेस्ड है, जो कि अमेरिका जैसी कंट्री से पैसा आता है यहाँ पे, जो कि भारत में लगता है। अभी जो डी गैंग का पूरा अगर आप समझें, इसकी जो साइकी है, इसकी जो स्टाइल ऑफ थिंकिंग एंड वर्किंग है, ये जो इलीगल पैसा जो लोग लगाते थे, तो ये अपना कंट्रोल भी करना चाहते थे। अगर आप देखें तो ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ही एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जहाँ के बड़े से बड़े स्टार्स और एक्ट्रेसेस, ये लोग एक बी ग्रेड, सी ग्रेड, एक करप्ट किसी कंस्ट्रक्शन वाले के यहाँ, बिल्डर के यहाँ, डायमंड मर्चेंट के यहाँ, किसी की भी शादी में जाकर डांस करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि भारत के तमाम स्टार्स जो हैं वो माफिया, गैंग लीडर्स और स्मगलर्स, इन लोगों के फंक्शंस में जाते हैं और वहाँ डांस करते हैं, किसी के बच्चे की बर्थडे पार्टी में डांस करते हैं। आखिर क्यों करते हैं ये आप सोचिए। लेकिन ये जो डी गैंग है, एक तरह से ये क्रिमिनल गैंग है। इसलिए शुरुआती जो है बॉलीवुड की कहीं ना कहीं क्रिमिनलिटी से जुड़ी हुई है, इलीगल चीज़ों से जुड़ी हुई है। दूसरी जो गैंग है वो है वाइट कॉलर गैंग। अब आप सोचेंगे ये वाइट कॉलर गैंग क्या है? आज भारत में पिछले कुछ 10-20 सालों में जब सब लोग तरह तरह का इलीगल काम कर रहे थे, तो कई सारे सरकारी ऑफिसर्स, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाले, रोड ट्रांसपोर्ट वाले लोग, इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा काला धन कमाया। तरह तरह का इनके पास करोड़ों की तादाद में ब्लैक मनी पड़ा हुआ था। ये पैसा जाएगा कहाँ? तो इन लोगों ने सोचा कि इसको ब्लैक को वाइट करने का सबसे अच्छा तरीका है फिल्मों में लगाओ। पर ये जो गैंग है, ये डी गैंग से अलग तरह से काम करती है। डी गैंग का जो पैसा है वो फिल्म कंप्लीट करते हैं और वो फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक पावर, ईगो, कंट्रोल मेंटेन करके रखना चाहते हैं, चाहे वो हॉलीवुड के स्टूडियोज क्यों ना हो। वो जो नैरेटिव है, जो फिल्में किस तरह की बनेंगी, किस तरह का नैरेटिव होगा, क्या दिखाया जाएगा और क्या एक सबलिमिनल नुआंस होगा, ये यही लोग डिसाइड करते हैं।
या आप देखिए आइटम नंबर का जो पूरा एक फेज था, ये सारा फेज तब हुआ जब ये कंस्ट्रक्टर लोग और दाऊद गैंग के लोग जो थे वो पैसा लगा रहे थे। ये जो वाइट कॉलर गैंग है, इनका मकसद अक्सर फिल्म कंप्लीट करना नहीं होता है, इनका सिर्फ उसको शुरू करना और किसी तरह से फिल्म फ्लॉप हो जाए, यही ये लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिशियंस, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, भारत में बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं, इनके पास अरबों की तादाद में पैसा है, ये लोग अपना पैसा यहां लगाते हैं। इसीलिए आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के जो फंक्शंस होते हैं, ऐसे फंक्शन जो किसी गांव में छोटे शहर में हो रहे हैं, जिसकी रत्ती भर की वैल्यू नहीं है, और किसी भी आर्टिस्ट को उसके साथ एसोसिएट होने के पहले 4 बार अपनी क्रिएटिव सुसाइड करना पड़े, ये बात मैं बहुत दिल से कह रहा हूं, लेकिन ये स्टार्स वहां जाके डांस करते हैं। कई सारे डायरेक्टर्स लोग इनके लिए छोटे छोटे पॉलिटिकल कैंपेन शूट करते हैं, कई सारे राइटर्स इनके लिए लिखते हैं, क्योंकि इनके पास सिस्टम का, एडमिनिस्ट्रेशन का पावर है, और इनके पास साथ में ब्लैक मनी है। ये एक तरह की क्रिमिनल, इलीगल, करप्ट गैंग है। तीसरी गैंग जो है वो शायद भारत का बच्चा बच्चा इसके बारे में जानता है, लेकिन शायद अच्छे से समझता नहीं है, क्योंकि मीडिया ने इसके बारे में अच्छे से समझाया नहीं। लेकिन आज मैं आपको डिटेल में इस गैंग के ऊपर समझाऊंगा जो हर समय न्यूज़ में रहती है, और इसका नाम है नेपोटिज्म गैंग। नेपोटिज्म का एक्चुअली आज की तारीख में अर्थ सिर्फ फैमिली से लेना देना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आप एक रिलेशन को यूज़ करके आज ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, जबकि आप में आगे बढ़ने का सामर्थ्य नहीं है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो, मतलब सबको बराबरी का मौका हो, तो आप उस रेस में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। दूसरा यह है कि जो फिल्म इंडस्ट्री में गॉडफादर का कॉन्सेप्ट है, आपने सुना होगा, हीरोइंस हमेशा बोलती थी, अब लेकिन स्थिति थोड़ी बदल गई है। अगर कोई आपका गॉडफादर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। गॉडफादर का मतलब क्या है? आपका उससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर आप किसी एक ईगोइस्ट, बहुत पावरफुल आदमी के ईगो के सामने सरेंडर कर दें, आप उसकी साइकोफेंट बन जाएं, उसके चमचे बन जाएं, या उसको रिटर्न में कोई आपसे एडवांटेज मिले, तो वो आपके कंधे पे हाथ रख देगा और उसके बाद आंख मूंद के आपके करियर को आगे लेके जाएगा, आपको सपोर्ट करता रहेगा। ऐसा आप टेलीविजन इंडस्ट्री में भी देख सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में तो खैर इसके बिना काम चलता ही नहीं है। तो ये जो नेपोटिज्म है, ये हर तरह के इलीगल, अनएथिकल रिलेशनशिप्स को यूज करके इनकॉम्पिटेंस को, मीडियोक्रिटी को बढ़ावा देते हैं। तब नेपोटिज्म जो है उसकी बहस छिड़ती है। पर ये गैंग कब बनता है? ये गैंग तब बनता है, यहां 2 तरह की नेपोटिज्म है। एक है कंस्ट्रक्टिव नेपोटिज्म और एक है डिस्ट्रक्टिव नेपोटिज्म। कंस्ट्रक्टिव नेपोटिज्म का मतलब ये है कि अगर आप एक स्टार के बेटे हैं तो आपकी फिल्में फ्लॉप भी होती रहें, आपको 20, 15, 25 फिल्मों में काम मिलता जाएगा, आपको सारे अवार्ड्स मिलते जाएंगे। बॉम्बे टाइम्स जैसे बिके हुए न्यूज़पेपर्स में आपको वो प्रोड्यूसर या स्टार या डायरेक्टर जो भी है, या प्रोडक्शन हाउस, आपकी फ़ोटो डाल के आपको रोज़ रोज़ स्टार बनाया जाएगा। और मीडिया में एक स्टैटिस्टिक्स है, जो साइंस है, कि यू नीड 3.5 विजिबिलिटीज़ फॉर एनीबडी टू रिकॉल यू। मतलब मेरा चेहरा अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, मैं अजनबी हूँ, तो 3.5 बार अगर आपको इम्पैक्ट के साथ दिखाया जाए, तभी आप मेरा चेहरा पहचान पाएंगे। तो एक समझिए मैं हूँ, या कोई बाहर से आया हुआ आउटसाइडर है जो कि अभी तक माफिया का पार्ट नहीं बना है, उसकी एक फिल्म फ्लॉप हो जाए, फ्लॉप तो क्या, अगर एवरेज भी हो, तो उसको दूसरी फिल्म मिलती नहीं है। लेकिन ये स्टार्स के जो नेपोटिस्ट गैंग के जो बच्चे हैं, इन लोगों को 3.5 से ज़्यादा फिल्में मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? डेफिनेटली मिलती हैं। इसलिए इनका फेस इतना ज़्यादा विजिबल हो जाता है, इनके चारों तरफ इतना ज़्यादा मीडिया का हाइप क्रिएट किया जाता है कि भारत का बच्चा बच्चा इनको जान जाता है। कई स्टार्स के बच्चे तो पैदा होते हैं, तभी से उनको जगह जगह उनकी फ़ोटो छपती है, उनकी चर्चा होती है। आप जानते होंगे ऐसे 2-4 नाम डेफिनेटली, कि जब तक वो बड़े होंगे ऑलरेडी लोगों के दिमाग में इतने बस चुके होंगे कि वो बिना कुछ प्रूव किए हुए स्टार बन चुके होंगे।
दूसरा है डिस्ट्रक्टिव नेपोटिज्म गैंग। ये जो आर्म है इसकी, ये सिर्फ अपने स्टार के बच्चों का ही करियर आगे नहीं बढ़ाते हैं। अगर इनको लगता है किसी बहुत ही टैलेंटेड एक्टर या डायरेक्टर या राइटर से ज़रा भी इनके आसपास थ्रेट है, तो उसका करियर डिस्ट्रॉय करने के लिए ये लोग हर तरह का सामर्थ्य, पैसा, कनेक्शंस, किसी भी तरह की जिसमें नो होल्ड्स बार्ड, मतलब कोई जिसमें मोरालिटी और एथिक्स नहीं इन्वॉल्व होते, किसी भी सीमा तक जाके सामने वाले के करियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। करते क्या है? कर ही देते हैं। ऐसे तमाम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि जो बाहर से आए लोग हैं, आउटसाइडर्स, उनको कोई फिल्म मिली और सडनली वो फिल्म उनके हाथ से छीन ली गई, या किसी की फिल्म को ढंग से रिलीज नहीं होने दिया गया, किसी की फिल्म को सैबोटाज कर दिया गया। ऐसे तमाम किस्से हैं। ये रिसर्च आप खुद करिए, आप कर ही चुके होंगे मेरा ऐसा ख्याल है। लेकिन ये बहुत डेंजरस गैंग है। ये इसलिए डेंजरस गैंग नहीं है कि सिर्फ अपने बच्चों को मौका देता है, इसलिए डेंजरस गैंग है कि इस देश में मीडियोक्रिटी को प्रमोट करने में, बहुत ही बेकार स्टोरीज को प्रमोट करने में, बहुत ही गंदा म्यूजिक प्रमोट करने में ये लोग जो हैं पूरी अपनी जान लगाते हैं। यही कारण है कि आज भारत में स्टोरी, म्यूजिक, लिटरेचर फिल्मों से पूरी तरह से आउट हो चुका है। नेक्स्ट जो गैंग है, इसको कायदे से तो हफ्ता गैंग बोलना चाहिए। जिस तरह से एक माफिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाके इलीगल दुकानों से हफ्ता वसूल करते हैं, इसी तरह की एक गैंग मान लीजिए, पर मैं इसको बोलूंगा दी ऑप्रेसर गैंग। इसको आप एक्सटॉर्शनिस्ट गैंग भी बोल सकते हैं, इसको आप एक्सप्लॉइटर गैंग भी बोल सकते हैं। आमतौर पे ये जो लोग होते हैं, ये कॉस्ट्यूम डायरेक्टर्स होंगे, ये कोरियोग्राफर्स होंगे, ये इस तरह के एंसिलरी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, और ये कास्टिंग डायरेक्टर्स होंगे। ये लोग जो हैं बीच में आपको काम दिलाने के चक्कर में आपको ऑप्रेस करेंगे। अगर इनने आपको एक फिल्म दिला दी, समझिए इनने किसी से मिलवा दिया, अब ये आपको बहुत लंबे वक्त तक ऑप्रेस करते रहेंगे, आपको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, और कई बार तो आपको एक्सटॉर्ट करते रहेंगे। बॉलीवुड एक सिटी ऑफ ड्रीम्स है। यहाँ पे मिडिल क्लास के गरीब बच्चे अपने माँ बाप से झूठ बोल के, एजुकेशन छोड़ के, घर से भाग के अपने सपने पूरे करने आते हैं। और एक लेवल आता है जब वो इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि किस तरह से उनको एक ब्रेक मिले। ऐसे में ये नेपोटिज्म गैंग के जो बड़े डायरेक्टर्स, स्टार्स या प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनसे मिलना असंभव हो जाता है। ऐसे में ये जो एक्सप्लॉइटर गैंग है, जो ऑप्रेसर्स हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये लोग, मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा, वहाँ काम दिला दूंगा, ये कर करके इन लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, इनको ऑप्रेस करते हैं। अलग अलग तरीके से किसी से पैसे वसूल लेते हैं, किसी को सेक्स के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता है, किसी को सिर्फ चाय लाने के लिए, पान लाने के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता है, किसी को ड्रग बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है। और इस तरह से ये धीरे धीरे लोगों की लॉयल्टी टेस्ट करते करते, जब इनको भरोसा हो जाता है कि लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है, तब ये उनको मिलवाते हैं और कई बार काम भी दिलवा देते हैं। और एक बार अगर काम दिलवा देते हैं, तब ये चाहते हैं कि आप उनके एसोसिएट बन के, उनके हफ्ता मैन बन के, या जिसको मेड मैन बोलते हैं माफिया जार्गन में, वो बन के रहें। और जब कोई टैलेंटेड बंदा वो करने से मना कर देता है, तब ये उसको एक्सटॉर्ट करते हैं, उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज प्रचलित हैं। आपने देखा होगा एक यंग स्टार आया और उसको किसी ने काम दिलाया, या उसका दोस्त बन गया, या उसका मैनेजर बन गया, और बाद में जब वो स्टार या वो लड़का या लड़की आगे बढ़ा जीवन में, तो उसको एक्सटॉर्ट किया कई दिनों तक। नेक्स्ट गैंग है चीयर लीडर गैंग। आप सोच रहे होंगे चीयर लीडर तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें क्या बुरी बात है। ना, ये जो चीयर लीडर गैंग है, आप अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें तो आपको समझ में आ जाएगा कौन है। ये लोग जो हैं, ये स्टार्स को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को एम्पलीफाई करते हैं। आपने देखा होगा बहुत ही बेकार फिल्में जो 2 शो भी नहीं चलती हैं, या वाकई में ख़राब फिल्में होती हैं, ये लोग सोशल मीडिया में खूब उसकी तारीफ़ करते हैं। ऐसे लोगों को ट्रायल्स में बुलाया जाता है, प्रीमियर्स में बुलाया जाता है, पार्टीज़ में बुलाया जाता है, और ये हमेशा किसी स्टार वगैरह की वाहवाही करते रहते हैं।
ये लोग वाह भाई ने ये किया, भाई दिल के बहुत अच्छे हैं, फलाना ये है, फलाना वो करता है, अरे वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। ये हर समय चीयर लीडिंग करते रहते हैं और बदले में इनको फिल्मों में छोटे मोटे रोल या किसी और डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ काम मिलता रहता है और इनको रिटर्न में मीडिया में इनको स्पेस मिलती है और ये बिना बात का एक हॉलो सा इनका एक सेलिब्रिटी स्टेटस सा बन जाता है। इनको अगर आप माफिया लैंग्वेज में देखें तो इनको एसोसिएट्स बोला जाता है। ये हिटमैन भी हैं, ये बॉस के कहने पे किसी का मर्डर भी कर सकते हैं, किसी को लूट भी सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। और इनका जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है ओपोनेंट को गिराने में। ये हमेशा ओपोनेंट की बिचिंग करेंगे, उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें लिखेंगे और ये एक बहुत ही यूज़फुल कम्युनिटी है जो जब से सोशल मीडिया आया है ये बहुत ज़्यादा लाउड हो गई है। पर बेसिकली इनका काम जो है अपने डॉन का, अपने बॉसेस का दबदबा बना के रखने का, ताकि जो लोग हैं उनसे डरें, उनकी स्टोरीज सुनाने का। दाऊद से तो कोई नहीं मिला है, अबू सलेम से भी कोई नहीं मिला है, लेकिन हम सब उनके दबदबे को जानते हैं क्योंकि हमने उनके एक्ट्स को नहीं देखा है, उनकी स्टोरीज बहुत सुनी है। नेक्स्ट गैंग जो है ये एक सोसाइटी के लिए बहुत ही डेंजरस गैंग है। इसका नाम है क्रिटिक्स गैंग। मैं क्रिटिक गैंग, इसको आप अलग अलग नामों से बुला सकते हैं, पर इसके अंदर भी सब सेक्ट्स हैं जिसके बारे में बताऊंगा। आज आम आदमी जो है एक फिल्म को देखने के पहले उसका रिव्यू पढ़ना चाहता है क्योंकि फिल्में मल्टीप्लेक्सेस में इतनी महंगी हो गई हैं और ये रिव्यू लिखने का काम चंद लोग करते हैं। इन लोगों को एक वक्त में यह समझ में आ गया कि उनके रिव्यू से फिल्म के रेवेन्यू में फर्क पड़ सकता है। तब इन लोगों ने एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, इनने फिल्मों को फ्लॉप और हिट कहना शुरू किया। मैं जब बड़ा हो रहा था तो कोई भी, हम जब बच्चे थे स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे और अमूमन हर फ्राइडे को फिल्म देखते थे, पर रिव्यूज़ में कभी उनको फ्लॉप और हिट नहीं लिखा जाता था। फ्लॉप और हिट इनको लिखा जाता था कई हफ्तों के बाद और वो भी लोग केयर नहीं करते थे। फिल्में या तो अच्छी होती थी, खराब होती थी, फैमिली फिल्म होती थी और जनरली उनके रिव्यू दिए जाते थे। लेकिन जब से मल्टीप्लेक्सेस आए, ये क्रिटिक्स लोगों ने फिल्मों को रिलीज होने के पहले ही फ्लॉप और हिट देना चालू किया। इससे जो ये स्टार्स हैं, इन लोगों की ब्रांड इक्विटी पे बहुत फ़र्क पड़ने लगा। ये जो स्टूडियो जो सैटेलाइट बेचते हैं, म्यूज़िक बेचते हैं, इसकी इक्विटी पे बहुत फ़र्क पड़ने लगा। स्पेशली जब से एनआरआई मार्केट डेवलप हुआ तो ओवरसीज़ मार्केट जो था इन लोगों के रिव्यू का वेट करता है कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोग फिल्में कई दिन पहले देख लेते हैं। तो इन लोगों को समझ में आया कि हमारे पास पावर है और इन लोगों ने एक लेवल पे सांठ गांठ करके, जिनको कहते हैं एलाइड बिजनेसेस, ये जो गैंग्स हैं ये अकेले अपने ही बिजनेस पे नहीं चलती हैं, इनके एलाइड बिजनेसेस होते हैं और ये लोग जब कोलैबोरेट करते हैं तब इनका जो है माफिया, जो गैंग है, वो बहुत स्ट्रांग बन जाती है। तो इस तरह ये क्रिटिक लोग इसमें शामिल हो गए। इसमें एक और दो तरह के सबसेट्स हैं जिनको मैं फेस्टिवल गैंग बोलता हूं, जो कि क्रिटिक गैंग में ही आनी चाहिए। ये फेस्टिवल गैंग जो है ये फेस्टिवल्स में किस तरह की फिल्में जाएंगी, कौन सी जीतेंगी, क्योंकि बाहर जो फेस्टिवल्स होते हैं फॉरेन के, वो यहाँ इंडिया आते हैं, तो ये लोग एजेंट की तरह काम करते हैं और पूरी तरह से ये इंडिपेंडेंट सिनेमा को कंट्रोल करते हैं। और तो और मैं आपको अपना एक पर्सनल किस्सा बताऊंगा कि एक मामी फिल्म फेस्टिवल होता है, उसमें मैं कई बार गया हूँ। उसका जब फंक्शन होता है मेन ओपनिंग या क्लोजिंग, तो जिन लोगों की फिल्म नॉमिनेट हुई हैं, जिनको अवार्ड मिलना है, जिनके कारण वो फिल्म फेस्टिवल चलता है, उन लोगों को पीछे 10वीं 12वीं 13वीं रो में बैठा दिया जाता है। उनको इतने बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, उनकी कोई इज्जत नहीं करता। लेकिन जो लोग इसको चलाते हैं इस फेस्टिवल को, ये जो एक छोटा सा स्टार वाइफ्स का क्लब है जो इसको चलाता है, ये लोग सिर्फ उन्हीं स्टार जिनके साथ इनकी ब्रोकरेज जुड़ी हुई है, जिनके साथ इनका एक कोलैबोरेशन है, एक टेक्निकल कोलैबोरेशन है, उन लोगों को फ्रंट सीट्स मिलती हैं, उन लोगों को सारी ख्याति मिलती है। और आप देखेंगे इन फिल्म फेस्टिवल्स में जिनकी फ़ोटो छपती हैं अगले दिन मीडिया में, वो उन लोगों की नहीं होती जिनके फिल्म को अवार्ड्स मिलते हैं, जिनके लिए फिल्म फेस्टिवल होता है, बल्कि इनके साथ जुड़े हुए स्टार्स। ये एक बहुत डेंजरस गैंग है क्योंकि ये मीडिया को कंट्रोल करता है। मीडिया में किसकी इमेज बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, ये लोग डिसाइड करते हैं। और ये जो क्रिटिक्स हैं,
ये फिल्म को रिव्यू नहीं करते हैं, बल्कि ये जो निपोटिस्ट गैंग है, डी गैंग है, वाइट कॉलर गैंग है, ये जो ऑपरेसर गैंग है और चीयर लीडर गैंग है, इन लोगों के साथ इलीगल, क्रिमिनल, अनएथिकल, अमॉरल सांठ गांठ करके बॉलीवुड नाम के इस माफिया को पब्लिक के सामने पेश करते हैं। एंड दिस इज वेरी डेंजरस। नेक्स्ट गैंग है, ये अपने आप में एक बड़ी यूनिक गैंग है। इसका नाम है किटी पार्टी गैंग। इसको अगर बोला जाए तो ये स्टार वाइव्स गैंग भी बोला जा सकता है, पर मैं पर्सनली इसको जानता हूं अच्छे से, इसको बिचिंग गैंग भी बोला जा सकता है। पर ये जो किटी पार्टी गैंग है, जनरली ये जो टॉप प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, स्टार्स और जो पावरफुल लोग हैं, जो डी गैंग के पार्ट हैं, जो वाइट कॉलर गैंग की वाइव्स या हस्बैंड्स बोल लीजिए, जो भी जेंडर इशू नहीं है, जनरली वाइव्स ही हैं, ये इनकी अपनी एक किटी पार्टी है, इनके अपने बिचिंग क्लब्स हैं। इसमें 2-3 तरह के लोग हैं। किसी ने मुझे रिसर्च करके जब दिया था, उनने जुहू गैंग और बैंड्रा गैंग बोला था। अब आई वोंट गेट इनटू दैट बिकॉज वो गॉसिप बन जाएगा। मैं एकेडमिक बात करना चाहता हूँ। तो ये जो है, इसमें कई स्टार्स जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हुए हैं, उनकी डिसग्रंटल्ड वाइव्स हैं, जिनने एक तरह का अपने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टार हस्बैंड के साथ एक तरह का कॉम्प्रोमाइज इसी शर्त पे किया है कि आई विल नॉट लीव यू, बट यू वॉट एवर आई वॉन्ट यू हैव टू गिव मी इन रिटर्न। और वो एक तरह से उनको कंट्रोल करती हैं। दूसरी जो है, वो बहुत बड़े बड़े पावरफुल लोगों की जो वाइफ्स हैं, उनके अपने क्लब्स हैं। आपने देखा होगा जनरली पेज 3 में उनकी फ़ोटो छपती रहती हैं, उनकी पार्टीज़ की, उनके बच्चों की भी पार्टी होती तो उसकी भी फ़ोटो छपती हैं, और ये भी एक तरह का कंट्रोल करती हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि किस स्टार को के बच्चे को लॉन्च करना है, किसको किस तरह से प्रमोट करना है, किसको गिराना है। जो इनको पसंद नहीं आता उसके बारे में ये लोग बिचिंग क्लब चलाते हैं। और ये एक तरह से देखा जाए तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप टुडे इन बॉलीवुड। आपकी कल्पना के बाहर है कि इनका पावर कितना स्ट्रांग है। ये पार्टीज़ में किस तरह से स्टूडियो के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको ल्योर करना, उनसे किस तरह से अपने हस्बैंड्स की फिल्म्स को अप्रूव कराना। ये लोग इंस्टाग्राम में भी काफ़ी पॉपुलर हैं। अगर इनके हस्बैंड्स कहीं फंस जाते हैं किसी कंट्रोवर्सी में या स्कैंडल में या सेक्स स्कैंडल में, या उनके बारे में कोई इंस्टाग्राम में वीडियो डाल दे, तो ये वाइव्स आके अपने हस्बैंड्स को डिफेंड करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। एंड ये पूरा एक स्टैब्लिश्ड ग्रुप है। इन्हीं के अंडर में एक और आता है बिचिंग क्लब। मैं इस क्लब को अच्छे से जानता हूं क्योंकि मैंने कुछ जब नया नया था और बड़ी कमर्शियल फिल्में बनाता था, आई वॉज पार्ट ऑफ द बॉलीवुड, तो मैंने अटेंड भी की हैं। इसमें क्या होता है, और इसमें बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल जिनकी इमेज ऐसी है कि ये तो इंटेलेक्चुअल हैं, रैशनल लोग हैं और डिसेंट पे काम करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज, ऐसे लोग एक क्लब चलाते हैं। इसको बिरयानी क्लब बोलता हूँ मैं। ये संडे को या सैटरडे को ये किसी मिमिक आर्टिस्ट को बुला के ले आते हैं, जो स्ट्रगलिंग मिमिक आर्टिस्ट होते हैं। वो मिमिक आर्टिस्ट खड़े होके जिसको ये लोग नहीं पसंद करते उसके खिलाफ गंदे गंदे बेहुदे जोक्स बनाते हैं। या फिर दूसरा इनका तरीका ये है कि ये जिनके अगेंस्ट ये हैं, जो इनके आगे सरेंडर नहीं करते, जो लोग, जो आउटसाइडर्स अभी भी अपनी रीढ़ की हड्डी, अपने ज़मीर को बचा के रखा है, उन लोगों को नीचा दिखाना, उनको गिराना। जो दूसरी गैंग के मेंबर्स हैं उनको नीचे दिखाना, उनको गिराना, उनके अगेंस्ट प्लॉटिंग करना कि अब स्ट्रेटजी क्या होगी। यहाँ पे बैठ के स्ट्रेटजीज डिसाइड होती हैं। यहाँ पे ये डिसाइड होता है, आपने देखा होगा लगातार एक साथ सोशल मीडिया में या मीडिया में किसी के अगेंस्ट एक कैंपेन चलेगी। वो पॉलिटिकल कैंपेन भी हो सकती है, वो किसी फिल्म के अगेंस्ट बात करना चालू कर देंगे। कोई फिल्म रिलीज नहीं, उसके पहले ही उसकी बिचिंग चालू हो जाती है, या कोई फिल्म है उसको उठाने का काम चालू हो जाता है। वो ये लोग करते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, ऑक्सीमोरॉन है कि इंटेलेक्चुअल लोग, एक्टिविस्ट लोग जो हैं, वो ये बिचिंग क्लब चलाते हैं और यहाँ पे लोगों के करियर्स बनाने और डिस्ट्रॉय करने का फैक्ट्री, एक कारोबार चलता है। दूसरा जो क्लब है इसका नाम है, और ये बहुत, यानी यूँ समझ लीजिए कोई भी जो एक माफिया या गैंग होती है उसकी ऑयलिंग किसी एक चीज़ से होती है। जैसे कि माफिया में जो कसिनोज हैं, जो ब्रॉथल्स हैं, इससे ऑयलिंग होती है, या भारत में बोला है मटका या गैम्बलिंग का बिजनेस है,
इससे काफ़ी पैसा आता है और इससे सारे गोरख धंधे होते हैं। बॉलीवुड में भी एक ऐसा गैंग है, इसका नाम है द सेक्स गैंग। सेक्स गैंग का नाम लेते ही साथ आपके दिमाग में ऐसा लग रहा होगा कि कुछ बेचारी छोटे शहरों से आई मजबूर एक्टर बनने के लिए लड़कियां, उनको कुछ बड़े लोग जो हैं प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स या स्टार्स उनको एक्सप्लॉइट करते होंगे। नहीं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये जो कॉन्सेंट वाला जो सेक्स है, ये तो हर इंडस्ट्री में आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं भी मिल जाएगा और ये इतिहास पूरा गवाह है कि हमेशा से रहा है। मैं बात कर रहा हूँ गैंग की। गैंग वो है जब वो किसी एक चीज़ को यूज़ करती है अपने प्रॉफिट के लिए, अपने गैंग के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे एक पूरी गैंग चलती है जहाँ पे देखिए, जब कोई काम चाहता है, कोई आउटसाइडर आता है, तो ये जो अलग अलग गैंग्स हैं ये अपने पावर को एक्सर्ट करते हैं और उसके आगे सामने वाले को सरेंडर करना पड़ता है। जो सरेंडर नहीं करते उनको तो काम ही नहीं मिलता, उनसे कुछ लेना देना ही नहीं। लेकिन जब सरेंडर कर देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जो है एक्टर या डायरेक्टर या राइटर या प्रोड्यूसर बन जाए। कई लोग जो हैं, इनका जो ये एंसिलरी बिजनेस है, जिसको जो ऑयल करता है पूरे माफिया को, उसको भी तो जिंदा रखने के लिए लोग चाहिए। और ऐसे में ये सेक्स गैंग काम आता है। इसमें प्रोस्टिट्यूशन रैकेट तो है ही बहुत बड़ा, जो कि डी गैंग वाले जो हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, वाइट कॉलर गैंग वाले भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जो ये एक्सप्लॉइटर्स हैं ये भी इसको यूज़ करते हैं, चीयर लीडर गैंग वाले भी इसका पार्ट हैं, क्रिटिक गैंग भी इसका पार्ट है। लेकिन प्रोस्टिट्यूशन के अलावा ये ऑर्जी जो होती हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, ऑर्जी मतलब जब बहुत सारे लोग एक साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन अपनी जगह है, लेकिन जो सबसे डेंजरस पार्ट इसका है वो है जो एक नया ट्रेंड अभी शुरू हुआ है। मैं प्लीज़ इसको गलत नहीं समझिएगा, मैं जेंडर इशू में नहीं घुसना चाहता हूँ, मैं जेंडर पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम समाज के ईविल्स की बात करते हैं ये भी बात सामने आनी चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा जो नया सिस्टम चालू हुआ है वो है LGBTQ कम्युनिटी का। ये जो एक गे क्लब, हालांकि मुझे तो जो रिसर्च आया था हमारे ट्रू बियॉन्ड न्यूज़ और हमारे आई एम बुद्धा के जो रिसर्चर्स लाए थे, उसमें वो चाहते थे कि एक ये गे गैंग को भी हाईलाइट किया जाए, पर मैं जानबूझ के नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। इसके चलते बहुत सारे यंग लड़के जो कि हेट्रोसेक्सुअल्स हैं, वो मजबूरी में इस माफिया, इस गैंग के दबाव में आके, चूंकि वो घर से भाग के आए हैं, डेस्परेशन में उन्हें काम चाहिए, दे सकम एंड दे प्रिटेंड टू बी होमोसेक्सुअल्स, दे प्रिटेंड टू बी गेज, ताकि उनको काम आगे मिले। ऐसे कई सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं, आप अपना खुद रिसर्च करिए क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। पर ये सेक्स गैंग जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माफिया है। इसके ऊपर पूरी तरह से एक अलग रिपोर्ट बननी चाहिए। पर ये जो बढ़ता हुआ गे गैंग है, यंग लड़कों को मोलेस्ट करना पार्टी में, यंग लड़कों को मजबूर करना बड़े ताकतवर लोगों के साथ, और कई सारे पावरफुल गे लोग जो हैं वो लीडरशिप लेके इस इंडस्ट्री को एक अलग ही अपने परवर्जन को, अपनी सेक्सुअल नीड्स को, अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को पूरा करने के लिए आउटसाइडर्स को ही नहीं बल्कि स्टैब्लिश्ड लोगों को भी एक्सप्लॉइट करती हैं। एंड दिस इज एन एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी। नेक्स्ट गैंग है ब्रोकर्स गैंग। ये इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं तो भी आप समझ जाएंगे। हर इंडस्ट्री में दलाल होते हैं, हर इंडस्ट्री में पिम्प्स होते हैं, यहाँ भी ऐसा है। ये लोग मैनेजर्स होंगे, सेक्रेटरीज होंगे, कास्टिंग डायरेक्टर्स होंगे जो आपको काम दिला देते हैं। इनकी सबसे बड़ी जो खूबी है, ये क्यों चलते हैं? क्योंकि ये आपके सीक्रेट्स जानते हैं। ये लोग किसी को भी एक्सप्लॉइट और एक्सटॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये आपके मैन फ्राइडे हैं, ये आपके साइड किक हैं, ये आपका हर गोरख धंधा, जैसे पार्टी में ऑर्जी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना, ड्रग्स कोकेन लाना, बड़े पावरफुल डायरेक्टर्स के लिए हर समय गांजे की सिगरेट्स बनाना, ये इस तरह के कार्य कई काम करते हैं।
और चूंकि उनके सीक्रेट्स जानते हैं जो कोई और नहीं कर सकता है, उसमें ये लोग उनके साथ जुड़ते हैं। दूसरी तरह के जो पिम्प्स हैं वो भाई लोगों के बीच में जो काम करते हैं, जो क्रिमिनल लोगों के साथ आपका बीच में काम करते हैं, या आपने कोई क्रिमिनल एक्ट कर दिया, आप किसी एक्सीडेंट में फंस गए, आपसे कोई मर गया, तो आप पुलिस वालों के साथ जो सांठ-गांठ करनी है उसमें काम आते हैं। पॉलिटिशियंस के साथ ये लोग काम आते हैं। आपके पास पैसे की कमी पड़ गई तो कि बेईमानी का पैसा लाने के काम आते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये किसी भी चीज़ की पिंपिंग कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही डेंजरस कम्युनिटी है, और पूरी तरह से ये लोग क्रिमिनल एक्ट्स, इलीगल, इमोरल, अनएथिकल एक्ट्स में इन्वॉल्व हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ये उभरता हुआ गैंग है जो बहुत ही डेंजरस गैंग है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं पर सोसाइटी और देश के लिए। इसका नाम है अर्बन नक्सल गैंग। ये आप समझ ही गए होंगे जब मैंने कहा। ये कुछ आजकल के नए वोक एक्टिविस्ट्स हैं जो खुद को इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट खड़ा होने का दावा करते हैं, और ये खास तौर पे 2014 से ही बने हैं। ये कई सालों से भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के क्रिटिक्स रहे हैं, और ये हर तरह के हिंदू मूवमेंट के अगेंस्ट रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, पिछले 5-6 साल से ये लोग बात बात पे चिट्ठियाँ लिखते हैं। ये लोग बात बात में जो भारत के दुश्मन हैं उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। जब भारत और पाकिस्तान ने भारत के सैनिकों पे बड़ा हमला किया था और कई लोगों को मारा था, तब ये लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। ये लोग किसी ना किसी तरह से चाइना, पाकिस्तान, भारत के अगेंस्ट जो इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनका समर्थन करते हुए पाए जाते हैं। ये लोग जब शाहीन बाग में एक बहुत ही डेंजरस मूवमेंट चालू हुआ था, ये लोगों ने आगे आके मीडिया में बहुत हल्ला मचा के उस मूवमेंट में लीडरशिप ली थी। ये कभी भी जब इंडियन फेस्टिवल्स के अगेंस्ट या इंडियन कल्चर के अगेंस्ट कोई कैंपेन होगी, उसमें सबसे आगे खड़े होके उसके साथ देंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जो भारत की सोसाइटी, फैब्रिक, कल्चर से जुड़ी हुई है, इसके अगेंस्ट ये काम करेंगे। ये लोग झूठ मूठ की कहानियाँ फैब्रिकेट करते हैं। जैसे कोई किस्सा हुआ और वो एक नॉर्मल दो लोगों के बीच में राइवलरी हो गई, उसको अपर क्लास और लोअर क्लास, उसको शेड्यूल कास्ट और ब्राह्मणों के बीच की लड़ाई बता के उसके ऊपर फिल्म बना के उसको ऐसे एम्पलीफाई करेंगे जैसे कि वो असली मुद्दा हो। ये लोग टेररिस्ट लोगों को ग्लोरीफाई करते हैं अपनी फिल्मों में। ये लोग नक्सल जो देश के दुश्मन हैं उनको ग्लोरीफाई करते हैं अपनी फिल्मों में। ये लोग डकॉइट्स के ऊपर फिल्म बना के उनको ग्लोरीफाई करते हैं। ये अर्बन नक्सल्स लोग देश, सोसाइटी और इंडियन कल्चर के अगेंस्ट काम करते हैं, और ये हमेशा ऐसी इमेज प्रेजेंट करते हैं कि ये डिसेंट कर रहे हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। लेकिन जब इनको भारत सरकार, भारतीय सभ्यता, भारत के मिडिल क्लास आम आदमी की जो एस्पिरेशन है उसके अगेंस्ट बोलना होता है, टुकड़े टुकड़े गैंग के सपोर्ट में बोलना होता है, जब इनको भारत के टुकड़े होंगे लोगों के साथ खड़ा होना होता है, तब तो ये शेर की तरह दहाड़ मारते हैं। पर इनकी खासियत ये है कि जब बॉलीवुड के एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बोलना होता है, जब इन सारी गैंग्स के बारे में बोलना होता है, तब ये लोग बकरी की तरह से मैं करके मिमियाने लगते हैं। ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं। ये किसी ना किसी तरह की पॉलिटिकल पार्टीज को एंडोर्स करते हैं और कहते हैं हम अपॉलिटिकल हैं। ये लोग आपको सपोर्ट करते हुए पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में जब बीजेपी की सरकार गई, शिवसेना और कांग्रेस की और एनसीपी की करप्ट गवर्नमेंट आ गई, तभी उसको सपोर्ट करने लगे। ये लोग कभी भी वक्त आए मायावती को सपोर्ट करने लगते हैं, कभी ये लोग अखिलेश को सपोर्ट करने लगते हैं। भारत के सब करप्ट लोगों को ये सपोर्ट करते हैं अलग अलग तरह से। लेकिन ये सेंटर में जो सरकार है सिर्फ उसके अगेंस्ट बोलते हैं, और इस्लामिक और रेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन से जो भारत में एक लार्ज लेवल की फंडिंग आती है भारत को डिस्टेबलाइज करने की, उन फोर्सेस के साथ ये हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। इनको पहचानना और इनको हराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये भारत के अगेंस्ट क्रिमिनल, टेरर, अनएथिकल, इलीगल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको बताई 10 गैंग्स ऑफ बॉलीवुड
These are deadly gangs. These are very dangerous gangs. आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 10-20 साल से, या यूं कहा जाए कि सन 2000 के बाद भारत में जो फिल्में बनने लगीं उनमें लगातार म्यूज़िक का स्तर गिरने लगा, लिरिक्स बहुत फूहड़ होने लगे, आइटम नंबर्स बहुत अश्लील होने लगे, औरतों का ऑब्जेक्टिफिकेशन बढ़ने लगा, वायलेंस का नेचर चेंज होके बहुत ही डेंजरस होने लगा, स्टोरी राइटर्स गायब हो गए, हिंदी स्पीकिंग लेखक गायब हो गए, टैलेंट के नाम पे मीडियोक्रिटी आगे बढ़ने लगी, और आप एक तरह से देखिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड ख़त्म हो गई। और एक जो भारत की फिल्मों में हमेशा से अगर आप देखें, एक कॉमन मैन होता था जो हमेशा समाज के किसी इशू को लेकर एक विलन से लड़ाई लड़ता था, चाहे वो ज़मींदार से लड़ाई लड़ रहा हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट से लड़ाई लड़ रहा हो, चाहे वो स्मगलर से, डकॉइट से, किसी से भी लड़ाई लड़ रहा हो, वो एक कॉमन मैन होता था। वो किसी टीचर का बेटा होता था, क्लर्क का होता था, किसान का होता था, मजदूर का होता था, एक आम आदमी की छवि, और वो भारत को भारतीय फिल्मों में रिप्रेजेंट करता था। और इसको लिखने वाले हमेशा हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से आए हुए अच्छे लेखक, साहित्यकार, उपन्यास लिखने वाले जो भारत की ज़मीन से जुड़े हुए वो लोग हुआ करते थे। क्या आपने नोटिस किया है कि जब से एक नया एनआरआई का दौर शुरू हुआ है, जब से ये डी गैंग हमारे ऊपर हावी हुई है, जब से ये नेपोटिज्म की गैंग हावी हुई है, तब से धीरे धीरे भारत की फिल्मों में से ये कॉमन मैन गायब हो गया है। इस कॉमन मैन की जगह पहले एनआरआई आया जो कि पोलो की शर्ट पहन के घूमा करता था। फिर एक ऐसा यूथ आया जिसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर हम बोलते थे, लेकिन जो भारत का स्टूडेंट था ही नहीं, जिसका भारत के युवा से कुछ लेना देना ही नहीं था, जिसकी अपनी एक अलग दुनिया थी। हमारा जो म्यूजिक है उसका भारत की रूह से कुछ लेना देना नहीं है, हमारी कहानियों का भारत की रूह से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये फिल्में बन किसके लिए रही हैं जब इनकी भारत की कहानियां नहीं, भारत के लोग नहीं, भारत का कॉमन मैन नहीं, और ऊपर से पहले चाहे कोई भी फिल्म होती हो, अंत में आप देखिए कहीं ना कहीं उसमें भारत की सभ्यता, भारत के त्यौहार, भारत की वेशभूषा, भारत का आम चलन, भारत का आर्किटेक्चर तो होता था। लेकिन अगर अब जो ये गैंग वाले लोग जो फिल्म बनाते हैं, अगर कोई बाहर से भारत आ रहा हो और उसको भारत का कल्चर जानना और भारत की फिल्में देखे, तो भारत के बारे में कुछ नहीं सीखेगा, बल्कि वो ईरान में क्या होता है या लंदन में क्या होता है या न्यूयॉर्क में क्या होता है उसके बारे में ज़्यादा सीख जाएगा, क्योंकि ये फिल्में उन्हीं सभ्यताओं को दर्शाती हैं। एक दूसरी बात जो बहुत एक दुख की बात है और इसके बारे में बात करना बहुत आवश्यक है, वो ये है कि फिल्म्स आर्ट और कल्चर रिप्रेजेंट करती हैं। ये मॉडर्न लिटरेचर है, इसमें इंसान का दिल और दिमाग दोनों का इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए तो आर्ट लिटरेचर है। और ये एक सोसाइटी का सोल है। अगर ये सोल खराब होगा तो सोसाइटी भी खराब हो जाएगी। तो ये कौन सी लॉजिक है कि आज भारत में हम लोग, सिर्फ भारत में, विश्व में और किसी इंडस्ट्री में नहीं होता, हम लोगों ने एक जॉनरा क्रिएट किया है फिल्म का जिसको हम बोलते हैं माइंडलेस कॉमेडीज। और ये जो क्रिटिक गैंग के जो बड़े सेलिब्रेटेड क्रिटिक्स हैं, ये भी बड़े आराम से लिखते हैं, प्लीज लीव योर माइंड बिहाइंड टू सी दीज फिल्म्स। ये क्या है? आप एक व्यूअर से पैसा लेके उससे कह रहे हैं दिमाग घर पे रख के आओ। तो ये कौन सा आर्ट है? ये कौन सी क्रिएटिव फील्ड है? और जो चीज आर्ट नहीं है, क्रिएटिव फील्ड नहीं है, उसको चला कौन रहा है? ये गैंग्स। तो ऐसे में जब पैसा किसी और का, इंटेंशन किसी और का, पूरा जो कारोबार है वो गोरख धंधा, तो ऐसे में जब भारत के आम लोग हर दिन ये बोलते हैं कि ये भारत के कल्चर को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही हैं भारतीय फिल्में, ये भारत के अगेंस्ट एक सिविलाइजेशनल वॉर लेके आई हैं, और जब एक पर्टिकुलर भारत की मेजॉरिटी के जो लोग हैं, जिनको बोला जाए भारतीय सभ्यता से जुड़े हुए लोग हैं, और अगर उसको बहुत पॉलिटिकल टर्म्स में बोलें या सिविलाइजेशनल टर्म्स में बोलें, तो जो भारत के हिंदू लोग हैं जिनको हर समय ये लगता है कि नहीं ये लोग हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को गलत तरीके से दिखाते हैं, तो कुछ गलत नहीं है।
क्योंकि ये काम कहीं पे हो रहा है, क्योंकि इन गैंग्स का ना तो आर्ट से कोई लेना देना है, ना इनका लिटरेचर से या कल्चर से या क्रिएटिविटी से कुछ भी लेना देना है, इनका मीडियोक्रिटी और मेरिटोक्रेसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर इनका किससे लेने देना है? क्या ये भारत के सॉफ्ट पावर बन सकते हैं? क्या ये भारत के अगेंस्ट काम कर रहे हैं? कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत की छवि दुनिया में खराब करके, क्योंकि आप कहीं भी जाइए लोगों का ऐसा मानना है कि हम बहुत ही मीडियोकर फिल्में बनाते हैं, हम बहुत ही बेकार फिल्में बनाते हैं, तो इनने उसकी छवि को गिराया ही है। और जो लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, जो भारत की रूह और ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो इन लोगों की क्रिमिनलिटी, इलीगैलिटी और अनएथिकल और अमोरल बिहेवियर के सामने सरेंडर नहीं करते। वो इनके लॉयलिस्ट नहीं बनते, वो इन लोगों के एसोसिएट्स नहीं बनते, इनके मेड मैन नहीं बनते, इनके रैट्स नहीं बनते, इनके गैंग मेंबर्स नहीं बनते। उनका गुनाह सिर्फ इतना है, और ऑडियंस का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो भी इन गैंग्स को 300 रुपए का टिकट खरीद के, इनकी फिल्मों को हिट करा के, और ये जो फेक नैरेटिव्स जो क्रिटिक गैंग्स और चीयर लीडर गैंग्स क्रिएट करती हैं कि वो तो दिल के बहुत अच्छे हैं, भाई बहुत अच्छे हैं, ये भाई भाई क्या है? देखिए फिल्म इंडस्ट्री में कौन से 4-5 वर्ड्स चलते हैं एक दूसरे को एड्रेस करने के, भाई, दादा, बॉस, चीफ। ये जार्गन कहाँ की है? ये जार्गन माफिया की है। अगर इनका क्रिएटिविटी से लेना देना होगा तो ये एक दूसरे को अलग नाम से संबोधित करेंगे। यही सबसे बड़ा सबूत है कि आज बॉलीवुड इज रूल्ड बाय दीज 10 डेडली गैंग्स। एंड नाउ एज अ व्यूअर, जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप इनको और मजबूत करते हैं और सशक्त करते हैं, या इनको कमज़ोर करके टैलेंटेड, क्रिएटिव, भारत की ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को मजबूत करते हैं, ताकि वो आज मॉडर्न ग्लोबलाइज वर्ल्ड में भारत की सभ्यता को, भारत की स्ट्रेंथ्स को, भारत की ताकत को एज अ सॉफ्ट पावर प्रेजेंट करे, और बॉलीवुड भारत का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हर हफ्ते आपके सामने इसी तरह की कॉम्प्लेक्स स्टोरीज लाऊंगा, लेकिन ये हमारे लिए पूरी तरह संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत, रिसर्च लगता है, इसमें कई लोगों का खून पसीना लगता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो भले ही वो 1 रुपया क्यों ना हो, आप हमको इस लिंक पे डोनेट करें, फंड करें, हमें मजबूत करें। और अगर आप चाहें तो हमारे वॉलंटियर रिसर्चर भी बन सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेशल सब्जेक्ट पे बात करूं या आपके सवालों के जवाब दूं, तो आप मेरी टाइमलाइन में जाके अपने छोटे छोटे वीडियो बना के वो क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं, मुझे एडवाइस भी कर सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली मेक एन एपिसोड ऑन दैट। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जय हिंद।